आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सोनप्रयाग में आपदाग्रस्त इलाकों का करेंगे हवाई सर्वे। अगस्त मुनि में कई विकास योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। कल से शुरू हो रहा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। गैरसैंण में शाम 6 बजे होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। तो कांग्रेस विधायक भी सरकार को घेरने की बनाएंगे रणनीति। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने कुमाऊं के 6 जिलों में जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली यमुनोत्री एनएच हाईवे हुआ बंद। जूडो बैंड के पास लैंडस्लाइड होने के बाद बंद हुआ एनएच। पल भर में पूरा पहाड़ सड़क में टूट कर गिरा। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां कल से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। तो गैरसैंण में शाम 6 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाएंगे। तो विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न मिले हैं। 21 से 23 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां कल से उत्तराखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र उसकी शुरुआत होने जा रही है। और गैरसैंण में शाम 6 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाएंगे। विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न मिले हैं। तो 21 से 23 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके हैं। विनय, कल से उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और 3 दिन का ये मानसून सत्र रहने वाला है। किस प्रकार की तैयारियां यहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष ने की है? जी बिल्कुल उदय, देखिए आपको बता दें कि कल से जो है मानसून सत्र विधानसभा का वो गैरसैंण में शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर के सरकार की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और आज भाजपा विधायक दल की जो बैठक है वो भी इस दौरान आज शाम 6 बजे होनी है, जिसको लेकर के जो तैयारियां हैं पूरी तरह से जारी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ने भी जो है 400 से ज्यादा जो प्रश्न है वो सचिवालय विधानसभा को इस दौरान दे दिए हैं। तो देखा जा सकता है कि जो पहला दिन है, पहले दिन में यहाँ पर जो विधायक रहे हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद अग्रिम जो कार्यवाही है सत्र की वो शुरू होगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि विपक्ष ने जो है पूरी तैयारी जिस तरह से यहाँ पर सरकार को घेरने की कर रखी है और सरकार से जो है यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर के जो है सरकार को घेरने की जो योजना है, जो तैयारी है, वो विपक्ष ने पूरी तरह से यहाँ पर तैयार की। बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो मानसून सत्र काफी छोटा रहने वाला है। 3 दिनों का ही ये मानसून सत्र है। ऐसे में सरकार की कोशिश किस प्रकार से रहेगी सदन के प्रस्ताव पास कराने को लेकर, क्योंकि सरकार जो है वो यही चाहती है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो जनहितैषी योजनाएं उनको लागू किया जा सके और जो सत्र है उसमें भी सकारात्मक चर्चा हो। इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? जी बिल्कुल उदय, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से विकास कार्य करते हैं, तो ऐसे में तमाम जो योजनाएं हैं वो आम नागरिकों तक किस तरीके से पहुंचाई जा सके, इसको लेकर लगातार जो है सरकार यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। तो ऐसे में अब जो यहाँ पर भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में जो विधानसभा का सत्र 3 दिवसीय आहूत किया गया है, इस दौरान इसमें अनुपूरक बजट की भी अगर बात करें तो जो अनुपूरक बजट है उसको भी पेश किया जा सकता है। तो देखा जा सकता है कि तमाम जो यहाँ पर मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर के यहाँ पर विपक्ष की अगर बात करें तो जो विपक्ष है वो भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी आज जिस तरह से यहाँ पर बैठक होने जा रही है भाजपा के विधायकों की, तो उनकी भी तैयारी यही है कि पूरी तरह से जो सवाल इस दौरान आने हैं यहाँ पर विधानसभा सत्र के दौरान, उनको किस तरीके से जो है यहाँ पर जवाब दिया जा सके। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री की अगर यहाँ पर बात की जाए, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने भी जिस तरह से यहाँ पर अपील की है कि सभी लोग जो है यहाँ पर सत्र को चलाने के लिए सहयोग करें।
तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां तो सरकार की है ही, साथ ही साथ सदन को चलाने के लिए भी जो है उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। जी बिल्कुल विनय, अगर बात करें मुद्दों की तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके माध्यम से विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है? जी बिल्कुल उदय, आपको बता दें कि जिस तरह से सत्र होने जा रहा है ये गैरसैंण में, उसको लेकर के जो तैयारियां पूरी हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो भी पूरी तरह से दुरुस्त कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से सत्र गैरसैंण में होना है, उसको लेकर के काफी हंगामेदार जो है इस दौरान इस सत्र को भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल बिना कह सकते हैं कि सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रश्न भी विधायकों की तरफ से लगाए हैं। तो कल से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने ही अपनी अपनी तैयारियां की हैं। विनय, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि कल से उत्तराखंड मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ने ही अपनी अपनी तैयारी की है। तो 3 दिनों का ये सत्र रहने वाला है और ऐसे में सरकार की कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रस्ताव है वो सदन के पटल पर रखे जा सके। चलिए तो रुक करते हैं अगली खबर का। और खबर आपको बता दें कि रक्षाबंधन के पर्व पर चंपावत जिले के देवीतुरा मां बाराही मंदिर के प्रांगण में पत्थर मार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 142 लोग घायल हो गए। 2 गंभीर लोगों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। बकवाल में कई दर्शक भी घायल हो गए हैं। शुरुआत में बकवाली वीरों के द्वारा फल और फूलों से बकवाल खेली जा रही थी। बाद में बकवाली वीरों में जोश में मां के जयकारे लगाते हुए पत्थरों से बकवाल खेलना शुरू कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हजारों लोग बकवाली के साक्षी बने। चलिए तो रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फेसबुक पर एक पोस्ट करके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव कराने को सरकार तैयार नहीं है। हरीश रावत के इस बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार केदारनाथ के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है। आपदा एक घाटी में आई है, लेकिन सरकार चुनाव कराने को तैयार नहीं है। जोशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जहां हर रोज एक जवान शहीद हो रहा है, वहां सरकार असेंबली इलेक्शन करवा रही है। डालना चाह रही है और सरकार को खतरा है। सरकार अपनी हार सुनिश्चित देखकर केदारनाथ के चुनाव को टाल देगी, एक षड्यंत्र के तहत टाल देगी। नहीं तो जब आप JNK में चुनाव करा सकते हो, वहाँ रोज सीमा में कोई न कोई नौजवान हताहत हो रहा है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आप जब इस राज्य में चुनाव कर सकते हो, केदारनाथ में क्यों नहीं करा सकते हो? आपदा एक पर्टिकुलर वैली में आई है, आप वहाँ आपदा का काम नहीं करा पा रहे हो। आप वहाँ ये नहीं पता कर पाए कि क्या कितना नुकसान हुआ, क्या चीज़ें, कितना लोग हताहत हुए हैं, कितने मवेशी मरे हैं, कितने करोड़ का नुकसान हो गया, वही आपको पता नहीं। लेकिन हमारा आरोप है कि सरकार जानबूझकर केदारनाथ के चुनाव को टाल रही है और केदारनाथ के साथ अत्याचार। राज्यपाल ने राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षेत्रीय आरक्षण अधिनियम को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों में हर्ष की लहर है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा कि हम सभी पिछले 11 वर्षों से संघर्षरत थे। अधिनियम हस्ताक्षर होने पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा सभी राज्य आंदोलनकारियों के लिए रक्षाबंधन का उपहार है। ये सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का परिणाम है। इस अधिनियम के हस्ताक्षर होने से 10,000 राज्य आंदोलनकारी परिवारों को लाभ मिलेगा। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी क्षेत्रीय आरक्षण के अधिनियम पे जो महामहिम ने हस्ताक्षर किए हैं, निश्चित रूप में ये सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का जो है जीत का परिणाम है, सबके संघर्ष का परिणाम है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो कुछ जनप्रतिनिधि जो हमारे संघर्ष के साथ जिन्होंने समझा और पहल करी, और महामहिम को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी उस मातृ शक्ति को रक्षाबंधन का एक उपहार दिया है
जिनके संघर्ष त्याग तपस्या बलिदान से इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई थी। लगातार हम पिछले 11 साल से इसके लिए संघर्ष थे और जिस प्रकार से ये सही समय पे अब ये परिणाम निकल के आया है, ये जो एक्ट निकल के आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इसमें जो है शासन प्रक्रिया अपने जो है शासनादेश जारी करे ताकि आने वाली नई भर्तियों में शीघ्र से शीघ्र हमारे राज्याधिकारियों को रोजगार में अवसर प्राप्त हो सके ताकि उन सब के लिए ये जो है रक्षाबंधन का जो है उपहार का काम कर सके। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि आज और कल कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि आज देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। के लिए मौसम की बात करें, आज 19 तारीख अगस्त की हो गई है और पिछले जो 24 आवर्स हमारे रहे हैं उसमें अच्छी बारिश जो है प्रदेश में देखने को मिली है। नॉर्मल है हालांकि, और अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश मिली है। जहां तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है तो वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में मिली है और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मिली है। इसके साथ ही जो भारी वर्षा है वो एका दुक्का जगहों में आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट और यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट में भी वो मिली है। आईएसबीटी में नाबालिग बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में 5 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने सभी साक्ष्य भी ले लिए हैं। बता दें कि नाबालिग से किए दुष्कर्म में कई आरोपी शामिल हैं जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड दुनिया भर में अपनी धार्मिक संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। यहाँ के त्योहार हो या मेले, इनकी अलग पहचान है और इनके पीछे कोई ना कोई संदेश होता है। हम आपको एक ऐसे ही मेले के बारे में आज बताने जा रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड का सीमांत जनपद उत्तरकाशी अपनी लोक कला, वेशभूषा, तीज त्योहारों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पहचाना जाता है। यहाँ के त्योहारों की भी एक अलग ही पहचान है। यहाँ का ऐसा ही एक त्योहार है दूध गड्ढू मेला। गमरी और धनारी पट्टी के ग्रामीण 10 किलोमीटर पैदल जाकर बेड़थात नामक जगह में नेर थुनेर के जंगलों के बीच जाकर यह त्योहार मनाते हैं। ग्रामीण अपने घरों से दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, चावल, फूल और फल लेकर इस स्थान पर जाकर अपने परिवार, खेती और पशुओं की खुशहाली के लिए अपने आराध्य देव नागराज और हर देवता से कामना करते हैं। लोगों का मानना है कि इस पूजा से उनकी फसल अच्छी आती है और दूध देने वाले जानवर भी स्वस्थ होते हैं। ये देखो, ये हमारा जो यहाँ पर लोकल लोग हैं उनका आराध्य देव है नागराजा, और वो क्षेत्र की खुशहाली के लिए और आम जनमानस की खुशहाली के लिए यहाँ पर साल भर में इस संक्रांति के दिन अपने घर से सारे लोग दूध, दही ला करके यहाँ पर दूध गाड़ू का त्यौहार मनाते हैं ताकि पूरा क्षेत्र खुश रहे। हमारे जो धन है, चैन है, जो भी हमारे क्षेत्र की खुशहाली है वो अपने आप में खुश रहे। नागराजा देवता का मंदिर है और ये मेरे बगल में जो ये होण देवता का मंदिर है, ये मंदिर हमारे पूर्वजों के ज़माने से चल के आ रहे हैं और यहाँ पे ये दूध गाड़ू नाम से जो है आज इस संक्रांत के दिन, जिस दिन श्रावण खत्म होता है और भाद्रपद शुरू होता है, तो ये संक्रांत के दिन जो है इस दिन यहाँ ये मनाया जाता है। पहले लोग यहाँ भैंस लाते थे, फिर छानियों में रहते थे, तो इससे 3 दिन पहले भैंस को पिलाना और या 3 टाइम का या 5 टाइम का दूध जो है उसको उसमें किसी ने नहीं छेड़ना। अपने आप के लिए, चाय के लिए भी बगल से दूसरों से मांग के लाते थे, तब जाके उसकी मट्ठा लगानी, उसका जो मक्खन निकले, जो उस दिन की दही हो अलग की, उस दिन का फिर जो दूध हो वो यहाँ चढ़ाया जाता था। इस त्योहार का स्थानीय लोग साल भर इंतजार करते हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि इस प्राचीन मेले को आगे बढ़ाने के लिए सरकार मदद करे, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संस्कृति जिंदा रहे। उत्तराखंड आने वाले पर्यटक भी यही चाहते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति के दर्शन कराने वाले इस तरह के आयोजनों को सरकारी संरक्षण मिले। समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये धनारी पट्टी और गमरी पट्टी के जो अपनी पौराणिक संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये वाटर फेस्टिवल उत्सव जो गढ़वाली में हम दूध गाड़ू के नाम से ये प्रसिद्ध था, आज इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए इसको हमने वाटर फेस्टिवल का नाम दिया है। और ये जो फेस्टिवल है वो एकदम नेचर और पर्यावरण से संबंधित है। कोई भी इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होती है। सारे गांव के लोग अपने दूध और मक्खन लेके वहाँ पे कृष्ण भगवान को चढ़ाते और होली मनाते हैं ताकि हमारी
संपूर्ण ये जो गांव की संस्कृति है वो जीवित रहे। गांव की वही पौराणिक परंपरा, वही रीति रिवाज, सब कुछ अभी भी यहाँ जीवित है, उसी पूर्ण रूप से जीवित है, ये हमें देखने को मिला। तो मुकेश जी ने हमें यहाँ बुलाया था। ये मिल्क फेस्टिवल, दुधगाड़ू फेस्टिवल के नाम से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है संक्रांति के दिन। तो यहाँ पे जो भी यहाँ के देवता होते हैं उन्हें धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे दूध और दही और काफ़ी सारी चीज़ें और चढ़ाई जाती हैं। तो उसी का एक्सपीरियंस लेने बकरी छाप एग्रो टूरिज्म की टीम यहाँ पे आई हुई थी और हम यहाँ पे फ्यूचर में ये भी सोच रहे हैं कि कैसे इस जगह को एज अ टूरिज्म हम कैसे प्रमोट करें, क्योंकि ये एक ऐसी धरातल है जहाँ पे जो चीज़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। उत्तराखंड यूं ही देवभूमि नहीं माना जाता। यहाँ की कड़कड़ में धर्म और अध्यात्म रचा बसा है। तिथि त्योहार हो या मेले, सब में इसी के दर्शन होते हैं। दूध गड्ढू मेला भी धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाए रखने की सांस्कृतिक परंपरा का एक अंग है। जरूरत है ऐसी परंपराओं को आगे बढ़ाने की। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। विकास नगर अंतर्गत दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे के नाम से जाने जाने वाले कालसी जुड्डो मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ के दरकने से यातायात पूर्णतः बाधित हो गया है, जिसे सुचारू करने के लिए जद्दोजहद जारी है। पहाड़ दरकने की ये तस्वीरें भयावह इसलिए भी हैं क्योंकि इसी जगह पर कल पीडब्ल्यूडी के एक कर्मी का रेस्क्यू किया गया था। गनीमत यह रही कि पीडब्ल्यूडी कर्मी इस लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। चंपावत जिले के लोहाघाट के सुई विंशुंग के प्रसिद्ध वायुरथ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मां भगवती के वायुरथ ने 5 गांव सुई और 20 गांव विंशुंग की परिक्रमा की। श्रद्धालुओं ने देवी रथ के दर्शन कर पूर्ण लाभ अर्जित किए और इससे पूर्व विधि विधान से सुई के शिव मंदिर प्रांगण में 4 होली के आयुधों को पवित्र जल और दूध से स्नान कराया गया। साथ ही आपको बता दें कि रथ के साथ चल रहे देव डांगरों और देवी के गढ़ों ने आधा दर्जन से अधिक स्थानों में दूध और अक्षत की गाल खाई। रथ के आगे भगवती के बेताल और पीछे हजारों की संख्या में जयकारे लगाते हुए हर आयु वर्ग के भक्त चल रहे थे। तो वायुरथ महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों ने जयकारे लगाए। तो दूर दूर से जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचे और भक्तों ने रथ का जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षितिज आरक्षण देने वाले विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। सीएम धामी ने राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया है और कहा कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानी रहे हैं। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को शीघ्र प्राथमिकता देती है। राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से ये कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूँ।
तो विकासनगर में उफनती आसन नदी के बीच फंसे 5 लोगों और 5 जानवरों का एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया है। उन्होंने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक सहसपुर अंतर्गत तीपरपुर के कुछ ग्रामीण अपने जानवरों के साथ आसन नदी पार कर रहे थे कि तभी अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके चलते वह लोग अपने जानवरों के साथ नदी के बीच में ही फंस गए, जिसकी सूचना एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही आपको बता दें कि टीम ने सभी का सकुशल रेस्क्यू किया है। तो आसन नदी उफान पर है। आपको बता दें कि कुछ स्थानीय लोग अपने जानवरों के साथ नदी पार कर रहे होते हैं। इसी दौरान अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके चलते लोग और उनके साथ जो मवेशी हैं वो नदी के बीच में ही फंस जाते हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को मामले की जानकारी दी जाती है। मौके पर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है और सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास करती है। तो नदी में बीच में फंसे 5 लोगों को और 5 जानवरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और उनका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर दून अस्पताल में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मेडिकल स्टाफ की महिला कर्मचारियों ने स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को रक्षा सूत्र बांधा। वहीं रक्षा सूत्र बंधवाकर स्वास्थ्य सचिव ने उनकी रक्षा का वचन भी दिया है। दून मेडिकल कॉलेज में समस्त जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, दून के स्टाफ हैं, जो महिलाएं हैं, उनको जो है उनके साथ हमने आज रक्षाबंधन मनाया। ये भाई का बहन के प्रति प्रेम का भी प्रतीक है और एक वादा भी है कि भाई जो है हर हालत में अपनी बहन की रक्षा करेगा। और इन द लाइट ऑफ द रीसेंट इवेंट्स ऑल्सो हम लोगों ने ये कोशिश किया है, हालांकि राज्य सरकार जो है महिलाओं के सेफ्टी को लेकर ज़्यादा ही सुदृढ़ है और उसके ओर जो है ठोस कदम उठा रहा है, लेकिन अभी जो इवेंट्स हुए हैं उसके मद्देनज़र हम लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो महिला की सुरक्षा है, चाहे वो जहाँ कहाँ भी काम कर रही हो, वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। तो बता दें कि दून अस्पताल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने महिला स्वास्थ्य कर्मियों से राखी भी बंधवाई और उनको रक्षा का वचन भी दिया। आधुनिक युग में अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आई संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उत्तराखंड की ऐसी ही एक संस्कृति हुड़किया बोल के थाप के साथ धान रुपाई करना भी है, लेकिन इस आधुनिक युग ने हमसे धीरे धीरे अपनी संस्कृति पर परंपराओं को छीन लिया है। रणजीत सिंह रावत ने हर साल की तरह इस साल भी हमारी संस्कृति हमारी धरोहर अभियान के तहत उम्मेदपुर गांव स्थित पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के द पहाड़ी ऑर्गेनिक फार्म के खेतों में कुमाऊनी संस्कृति के अनुसार हुड़के की थाप पर धान रुपाई का आयोजन किया। कार्यक्रम में आसपास के ग्रामीणों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के एक प्राचीन सांस्कृतिक विधा है। उस समय सामूहिक श्रम होता था, सारे लोग मिल करके एक व्यक्ति की खेती का काम करते थे, एक दिन एक का, दूसरे दिन दूसरे का। तो अत्यधिक थकान धान लगाने वालों को होती थी, तो एक व्यक्ति हुड़का लेके गाना गाते हुए हुड़का बजाता था, उससे सबका मनोरंजन होता था। धान लगाने वाले सारे लोग गाने की और हुड़के की थाप पर जो है नाचते थे, गाते थे और उनसे उनका जो श्रम है कि थकान है वो कम हो जाती थी। तो इस विधा को हुड़किया बॉल कहा जाता था। मेरा ये मानना है कि जो सांस्कृतिक विधाएं हमारी पूर्वजों से हमें मिली हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको नई पीढ़ी को सौंप। तो पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत भी शामिल हुए। आपको बता दें कि पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए इस परंपरा को अभी भी लोग बखूबी उत्साहपूर्वक निभाते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का एक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।